और if you can hear me well, someone do the favor and raise your hand. और मैं गिर गया। किसी को मेरी आवाज आ रही है? सब सो रहे हैं? Good. शाबाश। ऐसे हो। पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं हाथ क्यों नहीं नजर आ रहे मुझे। खैर जी कोई बात नहीं। खैर जी वेलकम बैक आफ्टर अ वीक लॉन्ग ब्रेक। आप लोगों को वापस वेलकम किया जाता है ऑन ऑनलाइन क्लासेस। आई वाज लिटरली आई एम इमोशनली डिस्ट्रॉयड जब आई गॉट टू नो कि आज भी आप लोग नहीं आएंगे और अब कुछ दिनों के बाद आएंगे। आई थिंक कि 2 दिन के बाद या शायद नेक्स्ट वीक आप लोगों का जो होगी फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आई वाज एक्साइटेड कि आप लोगों को मैं देखूंगा और लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। तो क्या कहने भाई। अच्छा, कुछ चीजें पहले थोड़ी सी जहन में रख लीजिए कि द फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एसओपी वाली चीज। वो तो डेफिनेटली मुझे आपसे करनी है लेकिन कुछ चीजें जो है वो मुझे आप लोगों को पहले बतानी। ठीक है, पहले मैं जरा देख लूं पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए सो दैट एवरीवन शुड नो। क्या 20 लोग हो गए ना? अच्छा जी, I don't know whether you have been informed or not. This is my responsibility at least to inform you from my side. Since there are like 50 plus students, so 50 के 50 स्टूडेंट एक साथ नहीं आ सकते। शुक्रिया। आप लोगों को 2 हिस्सों में बैच में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एक बैच में तकरीबन कोई 26-27 स्टूडेंट्स हैं, दूसरे में तकरीबन 25-23 स्टूडेंट्स हैं और ये ऑल्टरनेटिव डेज पर आप लोगों को बुलाया जाए। ये आप बिल्कुल ज़हन में रखिए कि अगर आप लोगों की ये सोच है कि आप लोग कॉलेज आएंगे और कॉलेज आएंगे तो कॉलेज में आपको रेड कारपेट मिलेगा वेलकम का, आपके ऊपर फूल की पत्तियां निछावर की जाएंगी, आपको हार पहनाए जाएंगे, आपका मुंह मीठा करवाया जाएगा, आपके वारे जाएंगे हम लोग, सही है, या आपकी नजर उतारी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सही है। इफ यू थिंक दिस वे कि हम लोग कॉलेज जाएंगे तो भाई भाई की तो एंट्री स्लो मोशन में होने वाली है। भाईजान ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम आपको एक गीले गीले, सही है, शावर के दरवाजे में से गुजारेंगे। हम आपको गीला करके बाहर निकालेंगे, सही है। आप जाएंगे, आप घूमेंगे, मतलब उसमें घूमेंगे का मतलब कहने का ये कि अगर आप जा रहे हैं तो आप जाएंगे, आप यूं करके घूमेंगे, सही है, उसमें, सही हो, उस सैनिटाइजेशन डोर में घूमेंगे और पुश करके आप लोग आगे निकल जाएंगे। ये गीले गीले लोग होंगे वो हम लोग क्लास में निचड़ते हुए लोगों को क्लास में लाकर बैठा देंगे और इंशाल्लाह ताला आप निचड़ते रहेंगे। किसी तरह का कोई फूलों का हार या आप पे पत्तियों की निछावर करने की सिचुएशन या आपका मुंह मीठा करने की बात कि जी गुलाब जामुन खिलाया जा रहा है। जैसे एक कॉलेज के अंदर जो है बाकायदा जब बच्चे आए तो बच्चों को बाकायदा वो जो मंचिंग्स होती हैं डोनट्स, डंकिन डोनट्स की, वो उन्होंने स्टिक लगा लगा के दी थी कि ये खाइए। लाहौल वाला को अबे खिलाना है तो तमीज की चीज तो खिलाओ। लेकिन अगेन इट्स अ वे ऑफ ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। तो ये जहन में रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और अगर आप लोग जो आएंगे तो आ जाए। कौन सा आपने 3 मारा, उससे ज्यादा 3 तो हम मार रहे हैं रोजाना आके, ठीक है। तो ये चीज है जनाब। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों को जो टाइम टेबल या जो दिन आपको दिए जाएंगे, सही है। अब ये मैं कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग एएस के अंदर भी कम कम आया करते थे और अपनी मर्जी से आया करते थे। जैसे आई रिमेम्बर हमारी क्लास के अंदर एक बच्चा था फैजान, सही है। वो जिस दिन आया करता था उस दिन मैं टेस्ट दे रहा होता था। तो अब फैजान की मैंने ऐसी एग्जांपल ली। इस तरह के जो हमारे सीजनल जो स्टूडेंट्स थे जो छुट्टियां रिलेटिवली ज्यादा करते थे और अपनी मूड पर फिर वो लोग कॉलेज आ जाया करते थे। अब उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है भाईजान के बच्चे जी, और सबसे भी यही है कि आप लोगों की मर्जी से आप लोग कॉलेज नहीं आएंगे।
आप लोगों को जो ग्रुप का दिन बता दिया जाएगा, उस ग्रुप का पार्ट है, सही है, और उस दिन आप कॉलेज आ रहे हैं, ठीक है। आपकी मर्जी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल राबिया ने कहा सर मुझे मंडे को नहीं आना, मुझे ट्यूसडे को आना है, लेकिन मैं मंडे के ग्रुप पे हूँ, तो क्या मैं ऑफ करके ट्यूसडे ग्रुप में आ सकती हूँ? फिर आप वेंसडे को आएंगे, ठीक है, क्योंकि मंडे और वेंसडे आपका ग्रुप होगा, ट्यूसडे थर्सडे दूसरे क्लास का ग्रुप, उसी क्लास का सेक्शन बी होगा, जो ऑनलाइन है वो फिजिकल क्लास में आएगा। तो ऐसा पॉसिबल, सर जी क्या आ तो सकते हैं? नहीं जी नहीं आ सकते, खत्म कहानी, बोल दिया नहीं आ सकते तो नहीं आ सकते। या तो आप मंडे ग्रुप आपका एक बनेगा मंडे को, एक और वो आएगा मंडे और वेंसडे, और दूसरा ग्रुप बनेगा वो आएगा ट्यूसडे और थर्सडे, सही है। जिस दिन आधी क्लास जो है वो ऑनलाइन बैठी हुई होगी पढ़ने के लिए, और आधी क्लास जो होगी वो ऑफलाइन यानी कि कैंपस के अंदर होगी, मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने, ठीक है। हम नैन में टक्का कर रहे होंगे, ठीक है, मैं आंखों ही आंखों में कुछ कहूंगा, वो आंखों ही आंखों में कुछ जवाब देंगे, नहीं ये कहीं और निकल गया, वापस आ जाओ। तो अब सिचुएशन इस तरह से जनाब कि जो लोग अब ये जो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए होंगे, सही है, थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो रहा है, जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए होंगे उनको अपनी वीडियो ओपन करनी होगी लाजमी, समझ आ गया? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन बैठे हुए होंगे, सही है, उनको अपनी वीडियो ओपन करनी होगी। आप सबके पास आपके यूनिफॉर्म्स हैं, तो बेहतर ये है कि यूनिफॉर्म पहन के कैमरे के सामने बैठ जाइए, सही है, सो दैट जो फिजिकल क्लास में बच्चा है वो भी मुझे नजर आता रहे, जो वर्चुअल क्लास में बच्चा है वो भी नजर आता रहे, क्योंकि माइट बी वेरी मच पॉसिबल कि मैं शायद व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो मैं शायद स्क्रीन पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे नहीं मालूम कि व्हाट इज गोइंग टू बी द अरेंजमेंट, हाउ इट्स गोइंग टू हैपन, लेकिन दिस इज एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो पहली एक आध क्लास के अंदर मैं शायद आप लोगों से पूछा होगा भाई नजर आ रहा है, छोटी राइटिंग है बड़ी राइटिंग करूं, ये संगी शायद हो सकता है बातें कर रहा हूँ, लेकिन वंस इट इज ऑल डन तो फिर वो बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग फिजिकल कैंपस के अंदर आएंगे, बच्चा तो हर कोई आएगा, आप लोगों के डेज असाइन कर दिए गए, उसी डेज के लिहाज से आएंगे, क्लासेस लेंगे, कट लेंगे। कैंपस लाइफ आपकी कुछ अरसे के लिए नहीं है, क्लास लाइफ है, क्लास में आइए पढ़िए, और वीडियो सिर्फ टेस्ट के टाइम पर और या नॉर्मल क्लास में भी, जी हर जगह, टेस्ट के टाइम पर भी और नॉर्मल क्लास में, तरह ये, तो मुंह हाथ धोकर तमीज से बैठकर ऐसी जगह बैठना है जिस जो प्रेजेंटेबल हो, सही है, प्रेजेंटेबल इन अ सेंस कि लगे कि आप यूर एक्टिव, वो एक साइड का लैंप चल रहा है, कमरे में अंधेरा हो रहा है, खिड़की में से रोशनी आ रही है, कंबल मुंह पे चढ़ा हुआ है और मोबाइल फोन खुला हुआ है और आप बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, बहुत कूजी सा माहौल जरूर रहेगा, लेकिन वो इस कूजीनेस का अब आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, और उठ के बैठ जाए आराम से सुकून से, ठीक है, बी एक्टिव। अगर मैं इस वक्त आप लोगों की क्लास के, ये देखिए 5 a.m. the hour when legends are waking up or going to sleep, सही है, समझ नहीं आई मुझे इस चीज की, लेकिन मैंने ए से भी बताया था, समझ तो मुझे नहीं आई है, लेकिन है, अच्छा अच्छा कोट लग रहा है, फीलिंग आ रही है अच्छी कोट की, तो खैर कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस कोट आई एम अ लेजेंड, आई एम नॉट स्लीपिंग एट दैट टाइम, रादर आई एम वेकिंग एट। खैर, बचपन में, बचपन की बात, सही है, कि आप लोगों को मैं कुछ पढ़ा रहा था, और मेरा ये जहां तक ख्याल है हम लोगों ने डिसीजन ट्री खत्म किया, और बिफोर दैट आई स्टार्ट, मैं आपको एसओपी के लिहाज से एक और गुजारिश कर लूं। वो गुजारिश ये है जनाब कि कॉलेज का काम आप लोगों को सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट देना है, एज फार एज द सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रैक्टिकल केयर हैपेंस, ठीक है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये टोपी ड्रामे कॉलेज के सर पे डालने की जरूरत थी, सर इधर तो सैनिटाइजर ही नहीं है, हाँ आपके बैग में है, आपके बैग में होना चाहिए, सही है। सो क्लास में आप भले सैनिटाइजर खोले और उसको सर पे डाल के उससे नहाना शुरू कर दें क्लास के अंदर, ये आप कर लें, ये आपका मसला, सही है। आप सैनिटाइजर की बोतल निकालें, थोड़ा सा हाथ पे लगाएं, यूं करके करें, और दैट इज बेसिकली योर मसला, यू मस्ट हैव अ सैनिटाइजर,
ठीक है, रिगार्डलेस कॉलेज में है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों का कि कॉलेज का सैनिटाइजर आप लोग कैसे इस्तेमाल, कॉलेज का सैनिटाइजर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल दिस इज कॉलेज का सैनिटाइजर, वी जस्ट गो प्रिच प्रिच हाथ में लेंगे, यूं करके लगाएंगे और उसे सूंघेंगे। स्मेल अच्छी नहीं है यार, मजा नहीं आया इसका, सस्ता लगाया है। अरे सस्ता लगाने का क्या ताल्लुक है भाई, और उसके बाद हर मिनट, और वो इतना भर भर के, जैसे पता नहीं क्या वो चॉकलेट की क्रीम है जो चाटोगे बाड़े वगैरह, इतना ज्यादा भर भर के आप लोग करेंगे। इसका जस्ट वन वन प्रिच इज इनफ, सही है, वन प्रिच, नॉट प्रिच प्रिच प्रिच, वन प्रिच। ये प्रिच आवाज जो है ना, दिस बेसिकली द पर्टिकुलर ड्रॉप इज लाइक ऑन योर हैंड, इट्स इनफ। ठीक है, सो मुझे मालूम आप लोग घरों के अंदर आप लोग अपने लिहाज से सैनिटाइजर को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी कभी आपको सैनिटाइजर किसी दुकान पे पड़ा हुआ नजर आता है, देयरफॉर मास्क लाजमी, सही है, सैनिटाइजर्स लाजमी, सोशल डिस्टेंसिंग लाजमी। कैंपस में घूम नहीं सकते आप लोग, क्लास में बैठेंगे और सर्टेन टाइम पे अभी क्लासेस मूव, और एक क्लास में एक सर्टेन से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते। ठीक है, दिस इज द न्यू नॉर्मल जो हर कोई बोल रहा है कि इट्स अ न्यू नॉर्मल। अब ये न्यू नॉर्मल है, आप ये सोचेंगे शायद ये वेल्स कॉलेज वाले इस तरह की कोई हरकत कर रहे हैं, सारे कॉलेजेस में से, देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे। कैंपसेस लार्जेस्ट, कराची एक कॉलेज है जो कराची के लार्जेस्ट कैंपस को क्लेम करता है, और दूसरा जो है वन ऑफ द बिगेस्ट क्लेम करता है। दोनों के अंदर इस वक्त बच्चों की ये तादाद है कि बच्चे क्लास के अंदर ही रिसाइड कर रहे हैं, और हर क्लास के अंदर क्लास कैपेसिटी लिखी हुई है कि इससे ज्यादा बच्चे इस क्लास में नहीं बैठ सकते, एंड देयर इज नो कैंपस लाइफ, बट द क्लासेस आर गोइंग ऑन। ठीक है, सो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिए कि अगर आप लोगों को बुलाया जा रहा है तो कैंपस केयर, कैंपस की जिम्मेदारी है, पर्सनल केयर आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, अगर आप लोग जो है, मेरे को लो प्रेशर है, एक सेकेंड, खैर जी। सो अब ये चीज आपको सामने क्लियर हो गई है, क्लियर है। तो अब हमने लास्ट क्लास में डिसीजन ट्री जो पढ़ा था, उसके हम लोगों ने डायग्राम्स देख लिए थे, सही है, उसके हम लोगों ने मेरा ख्याल से पास्ट, क्या हमने उसके पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखे थे? हमने एक पास्ट पेपर क्वेश्चन देखा था मेरा ख्याल है, वो डब्बा वाला जो था, जिसमें मैगजीन लॉन्च करना था। क्या देख, हमने लास्ट क्लास से पढ़ा क्या था, जरा मुझे कोई बता दे। देख लिया, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पास्ट पेपर सिर्फ किए थे, हमने कुछ उसकी डायग्राम्स की ड्रॉ वगैरह भी किया था। ठीक है, कर लिया, ठीक। अच्छा जी, रह गए इसके फायदे और नुकसान। ठीक है, अब जो जो एफएमएम, ओ अच्छा, एफएफएम कर लिया था हम लोग। अच्छा, एफएफएम हम लोगों ने क्या डायग्रामेटिक वे में हमने कर लिया था कि फोर्सेस को कैसे उसके मैंने सारा प्रोसेस लिखवा दिया था आप लोगों को, क्योंकि फोर्स फील्ड का क्वेश्चन आज तक अभी तक आया नहीं है। अगर तो वो मैंने प्रोसेस लिखवा दिया था तो प्रोसेस में आपको लिखवा दूंगा। और ठीक है, प्रोसेस फील्ड, फोर्स फील्ड तो हो गया ना इसका, ठीक है। अच्छा जी, फोर्स फील्ड हो जाए और डिसीजन ट्री हो जाए, दोनों के फायदे आप जब क्लास में इंशाल्लाह तलाएंगे तो बोर्ड पे आपको लिखवाए जाए। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वाला एलिमेंट है इसलिए। अब हम लोग आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, ओरिजिनली हमारा जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूनिट 6 था,
जो स्ट्रेटेजिक चॉइस है वो तकरीबन खत्म हो गया है। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइजर के तौर पर हम लोगों को ब्रेक इवन की बात करनी, ठीक है। और ब्रेक इवन के लिहाज से अब ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो ब्रेक इवन है वो तमाम तर एलिमेंट्स जितने भी होंगे उसके लिहाज से हम लोगों को एज एन एड ऑन इस्तेमाल करना है। यानी वो कौन से पहले एलिमेंट है, वो आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मीनिंग पे बैक पीरियड हो गया है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया है, डिस्काउंटेड पे बैक हो गया है, एनपीवी हो गया है, उसके साथ ब्रेक इवन अटैच होता है, ठीक है। अब ओरिजिनली ब्रेक इवन जो है वो एएस का पार्ट है और हमें ए2 के अंदर अपेरेंटली पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्लास का कंसेंसस ले लेता हूँ कि क्लास ब्रेक इवन पढ़ना चाह रही है तो अपना हाथ रेस कर दीजिए। अगर आपको ब्रेक इवन आता है, ग्राफिकल मेथड वगैरह सब चीजें, फॉर्मूला शर्मूला सब कुछ आता है, तो आप इसको रोक दीजिए, क्योंकि ब्रेक इवन पर अब स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं आएगा, ब्रेक इवन पर कैलकुलेशन आएगी सिर्फ। जो ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पर, वो ब्रेक इवन सिर्फ कैलकुलेशन बेस पे आएगी और उसकी आपको एक इंपॉर्टेंस, एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज मालूम होना चाहिए, फुल स्टॉप। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। सो इफ यू कंफर्टेबल, हो सकता है शायद आपके लिए आपसे बात कैलकुलेशन के बिहाफ पे आपसे बात कर ले, तो इस तरह की चीजें पॉसिबल हो सकती, तो लेकिन क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पे बैक पीरियड पे आ सकता है, क्वेश्चन जो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे आएगा और आमतौर पर ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ही इसको इंक्लूड किया जाता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट अ रिवीजन ऑफ ब्रेक इवन? जो रिवीजन चाह रहे हैं वो सिर्फ हाथ रेस कर ले, अदरवाइज हमारा चॉइस का सेक्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, हम इम्प्लीमेंटेशन के फेज पे जाना शुरू करें। तो हैंड रेजिंग सेरेमनी जरा कर लें। मैं हैंड हो चुका हूं, मुझे पता है। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है, शर्म नहीं आती आप लोगों को, बच्चों वाली चीज जो है। यह गलत बात है, वेरी बैड, वेरी कुटी। ओके चलो आ रहा हूं मैं। अब वीडियो होगी बंद, सही है, वीडियो होगी बंद और स्क्रीन शुरू हो जाए। ओके अच्छा, दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैड फॉर डिसीजन ट्री, सॉरी फॉर फील्ड मॉडल, ठीक है। और ये हम लोगों ने बात की थी और इससे लिहाज से बात की थी। अब हम लोग जा रहे हैं फॉर द ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आज तारीख है जनाब 21/9/2020। ओके सो अब ब्रेक इवन एनालिसिस असल में है क्या चीज? सिंस वी हैव स्टडीड इन एएस, तो इसका बेसिक्स के ऊपर हम बात करके आगे भागेंगे। ओके पहली चीज तो ये ज़हन में रखो कि जो हमारे पास ब्रेक इवन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका टोटल कॉस्ट बराबर होना चाहिए टोटल रेवेन्यू, सही है। सो
इसकी जो कंडीशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये कंडीशन कब होती है? जब टोटल कॉस्ट बराबर होती है टोटल रेवेन्यू। सही है, जितना खर्चा किया कॉस्ट और जितना पैसा मिला रेवेन्यू। सही है, खर्चा, सही है, और रेवेन्यू का मतलब पैसा मिला। ठीक है, खर्चा किया बराबर है पैसा मिला। ठीक है, अब ये पैसा मिला या रेवेन्यू मिला के लिहाज से जो भी को हम बात कर सकते हैं, वो इस चीज को ज़हन में रखो कि खर्चे जितने भी हैं, कॉस्ट जितने भी है, वो हमारे पास दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई भी होती है। सही है, एक होती है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, सही है, एक होती है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। सही है ना? remains constant with the production size changes with production size। ठीक है, कि अगर आपकी प्रोडक्शन साइज आपका कम या ज्यादा होना शुरू होगा, जितने जितने कम यूनिट करेंगे वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, जितना आप ज्यादा यूनिट करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी। सही है, फिक्स कॉस्ट भले आप कुछ ना भी कर रहे हो फिर भी पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, फिक्स कॉस्ट की एक क्लासिकल एग्जांपल जो है वो आपके पास बन जाती है रेंट की। सही है, और वेरिएबल कॉस्ट की जो क्लासिकल एग्जांपल बन जाती है दैट इज वेजेस की। ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान में रखो कि अगर आपने रेंट देना है, भले आप रहो या ना रहो, रेंट तो देना ही। ठीक, तो ये चीज होती है। अब हमारे पास जो टोटल कॉस्ट का जो फंक्शन है, टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर होती है फिक्स कॉस्ट। आज तक फिक्स कॉस्ट की आई को मैं सही तरह से नहीं देख पाया। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और जो टोटल रेवेन्यू होता है, सही है, वो होता है प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड। ये याद रखना कि जो आपका ब्रेक इवन है उसमें एक एजम्पशन है। सही है, दैट इज अनसोल्ड यूनिट एग्जिस्ट ही करें। ठीक है, अगर मेरे पास कंडीशंस के लिहाज से मैं बात करूं, तो मेरे पास अगर टोटल कॉस्ट टीसी, सही है, दिस इज टीसी एंड दिस इज टीआर। ठीक है, अगर टीसी ग्रेटर होता है टीआर से, तो ये कहलाया जाएगा मेरे पास लॉस कंडीशन। ठीक है, अगर टीसी ज्यादा होगा टीआर से तो ये कहलाया जाएगा प्रॉफिट कंडीशन। अगर टीसी और टीआर बराबर होंगे तो ये कहलाया जाएगा ब्रेक इवन कंडीशन। सही है, ओरिजिनली हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है टू टारगेट इज टू अचीव, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। सही है, और इस फर्स्ट टारगेट को हम एस ए पी अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। और जब ये चीज हो जाती है देन वी बेसिकली मूव ऑन टू आवर सेकंड टारगेट। सॉरी, सही है, ये हमारा सेकंड टारगेट होता है। इस पर एज लॉन्ग एज पॉसिबल आपने जिंदा रहना। असाप अलाप, असाप क्या चीज होती है? ए एस ए पी एज सुन एज पॉसिबल, और ए एल ए पी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, सो अब ये चीज ध्यान में रखते हुए कि आपके पास जो बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं वो कुछ भी करें, नया काम सर दोबारा बोलिएगा एक दफा प्लीज। एज as soon as soon as possible, ASAP।
ठीक है, और एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो ब्रेक इवन को जितनी जल्दी अचीव कर ले उतना अच्छा है, और प्रॉफिट को जितने देर तक अचीव करते रहे उतना अच्छा है। अब कंडीशन यहाँ पर ये आती है कि हमारे पास इसकी कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। फॉर्मूले जो इसके आ जाते हैं वो एक बिल्कुल सिंपल सा है। ब्रेक इवन हमेशा याद रखना, ब्रेक इवन क्वांटिटी में होता है, सही है। बराबर है फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और ये जो चीज हमारे पास आखिर में लिखी हुई है, दिस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सही है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पैसे जो वेरिएबल कॉस्ट के कवर करने के बाद आपके पास बच जाए, वेरिएबल कॉस्ट थी वो आपने पेयर कर ली, उसके बाद कुछ पैसे बच गए, अब ये पैसे जो बचे हैं ना ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन क्या कह सकते हैं, इन रिकवरिंग या इन ओवरकमिंग या इन पेइंग द फिक्स कॉस्ट, सही है। सो इसलिए हम वो कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। याद रखना कि अगर कंट्रीब्यूशन if it is negative, ठीक है, ceased, closed, discontinued, ब्रेक इवन नेगेटिव आ गया, बोल दो, सॉरी कंट्रीब्यूशन पे नेगेटिव आ गया, बंद कर दो उसको, सही है। अब ये याद रखें कि आपके पास एक तो फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट का। ये फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू, TR, देता हूं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, सही है। तो ये याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे ब्रेक इवन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करो आप उस लिहाज से आंसर करिएगा। ठीक है जी। सो अब इसका छोटा सा एक ग्राफ बनता है, आसान सा बच्चों वाला एक ग्राफ बनता है, वो हम देख लेते हैं उसका ग्राफ दिखता है किस तरह से, ठीक है। हमारे पास एक फिक्स लाइन होती है, सॉरी लाइन खींच ली है, फिक्स कॉस्ट होती है जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। ब्लू लाइन इज आवर फिक्स कॉस्ट, इट रिमेन्स सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशन साइज, इट रिमेन्स सेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एक वेरिएबल कॉस्ट दैट चेंजेस विद आउटपुट,
इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास आउटपुट 0 होगा तो इट विल बी 0, और अगर आउटपुट बढ़ता जाएगा उस तरह से मेरे पास ये भी चीज बढ़ती जाएगी। सही है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, और इसी तरह से हमारे पास एक आएगी लाइन इन टर्म्स ऑफ टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट बेसिकली स्टार्ट होगी फिक्स कॉस्ट से, और फिक्स कॉस्ट से जाएगी पैरेलल जाएगी, किसके पैरेलल जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों पैरेलल क्यों जाएगी भाई? क्योंकि ओरिजिनली हमारे पास जो कॉस्ट है उसका बेसिक डिफरेंस वेरिएबल और टोटल रेवेन्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, टोटल कॉस्ट डिफरेंस है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, और वो हमेशा सेम रहती है। सही है। सो अच्छा खैर, ये तमाम बात है जितनी मैं कर रहा हूँ कि जो फिक्स रहती है वो कांस्टेंट रहती है, ये होता है वो होता है, ये आपके शायद इकोनॉमिक्स के अंदर शायद काम आ जाए, बिजनेस में इतना काम आने वाली बात नहीं है। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें जो हम कर रहे हैं, ये हमारे पास हो गई जनाब टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास हो गई वेरिएबल कॉस्ट, और ये हमारे पास हो गई, उससे फिक्स क्यों नहीं लिखा जाता? ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है जनाब टोटल रेवेन्यू की लाइन, और टोटल रेवेन्यू की लाइन मैं इंतहाई खट्टे कलर से बनाना चाहूंगा, और वो बननी चाहिए नहीं पर्पल। क्या बात है, इससे ज्यादा मैं कोई अच्छा जी, टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू कहता है ये कि जनाब अगर 0 यूनिट्स बने होंगे तो फिर 0 यूनिट्स बेचोगे, अगर ज्यादा यूनिट्स बनेंगे तो ज्यादा यूनिट्स बेचोगे, क्योंकि ये लाल वाली लाइन मैंने पहले आपको लिखवाई भी है, ये नोट वाला पॉइंट पढ़ लें। यूनिट सोल्ड आर द यूनिट प्रोड्यूस, तो जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतने यूनिट बेचने पड़ेंगे। देयरफॉर आइए अब हम बनाते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर चलिएगी, ठीक है, और ये कराया जाएगा हमारे पास टोटल रेवेन्यू। अब ये जो आपके पास, अजीब मैं गोटे कराने वाली बातें कर रहा हूँ, लाल हो गया, हरा हो गया, लाइट ऑरेंज, ऑरेंज तो नहीं हुआ ना? अरे ऑरेंज लेते ना। हाँ, अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं लाल और पर्पल लाइन, ठीक है। ये लाल लाइन जो है ये बेसिकली आपके पास टोटल कॉस्ट की है, और जो पर्पल लाइन है वो आपके टोटल रेवेन्यू की। तो ये जहां पर ये एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को कट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, जो वाला बॉक्स बना रहा हूं, सही है। दिस पर्टिकुलर बॉक्स इज बेसिकली कंसीडरिंग शोइंग यू द एरिया वेयर बोथ इंटरसेक्ट, ठीक है, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर द ब्रेक इवन एक्सिस्ट्स, ठीक है। सो ये वाली लाइन अगर हम देखें, जो कि पर्पल लाइन है, ये वाली लाइन अगर मैं देखूं तो दिस इज माय रेवेन्यू, सही है, दिस इज माय रेवेन्यू लाइन, एंड दिस इज माय कॉस्ट लाइन, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ऊपर है और टोटल रेवेन्यू नीचे है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कंडीशन जितनी भी आ रही है, देखो मुसलसल अगर आप ये लाइन देखो, सो इस लाइन के अंदर ये जितना भी एरिया है पूरा का पूरा, जिसको मैं इंतहाई खट्टे कलर से मैं करूंगा इंशाल्लाह, ये देखे ना, हाँ हाँ क्या कलर है ये वाला, सही है। यहां पर देख लो, पर्पल लाइन इज बिलो देन द रेड लाइन, दिस इज बेसिकली द एरिया नोन एज द लॉस एरिया, सही है। और अगर मैं इससे ऊपर जाता हूं तो ये जो आपके पास, अब देखो जो आपके पास खट्टा ऑरेंज, खट्टा ऑरेंज, खट्टा और खट्टा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ना, ठीक है फाइन, सही है। अगर हम ये देखें तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी आवर टोटल कॉस्ट, और दिस इज बेसिकली आवर टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू की लाइन ऊपर है और टोटल कॉस्ट की लाइन नीचे है, तो देयरफॉर ये जो अब खट्टा कलर आने वाला है, ग्रीन कलर, ये बेसिकली किस चीज के लिए आने वाला है? ये आपके पास आने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर प्रॉफिट एरिया, सही है, पूरा का पूरा का प्रॉफिट एरिया पूरा, सही है। सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद हम लोगों को अब जहन में रखनी है, और इसी वजह से अब हम लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो मैंने अभी खट्टे ऑरेंज कलर से जो मैंने मार्क किया हुआ पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा?
ये पॉइंट मेरे लिए बन गया है, ठीक है ना, ये जो चीज, ठीक। और ये पॉइंट मेरे लिए क्या है, ये मैंने बात करनी है, और ये पॉइंट यहां पर रेस क्या कर रहा है, ठीक है, इस दोनों की बात करनी है। तो ये जो है ये मेरे पास यूनिट्स है, और ये जो है ठीक है। अब इस पॉइंट से आगे जितना भी मैं प्रोड्यूस करूंगा, इस पॉइंट से आगे मैं जितना भी प्रोड्यूस करूंगा, सही है, ये मेरा प्रॉफिट एरिया होगा, और इस पॉइंट से मैं जितना पीछे प्रोड्यूस करूंगा वो मेरा लॉस एरिया में जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट एरिया और ये मेरा लॉस एरिया। कंपनी ने प्लान किया कि जनाब आप जो है ठीक है, कंपनी ने कहा है भाई आप जो है यहां पर ये आपका ठीक है जी, ये आपका करंट प्रोडक्शन लेवल होगा, जो कि ओरिजिनली ऑरेंज नीचे वाली लाइन से जो नीचे जाके ये ब्रेक इवन यूनिट लिखा हुआ है इसके बहुत आगे, यानी प्रॉफिट एरिया में। याद रखना इन दोनों के दरमियान का जो गैप है, सही है, इनके दरमियान का जो गैप है, ये जो गैप आया हुआ है, ठीक है, ये जो गैप है, सही है, ऑरेंज और ब्लैक लाइन के दरमियान, दिस इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सही है, so this is basically what you have in terms of your break even concept. So the greater the margin of safety, the better it is, ठीक है। so अब ये चीज ध्यान में रखना कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला भी एग्जिस्ट करता है, सही है। तो ये ब्रेक इवन है भाई पूरा का पूरा। अब इससे क्या फायदे नुकसान आते हैं हम लोगों ने एस पे बात पढ़ी भी है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन ब्रेक इवन। इसमें अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। हाँ जी, जूम आउट सहर क्वेश्चन है, नहीं है सहर। कहानी खत्म, समझ आ गई, क्योंकि अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन। अगर किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। दिस इज बेसिकली व्हाट ब्रेक इवन इज ऑल अबाउट। तो सिंस इट वाज लाइक डिटेल में हम लोगों ने एएस के अंदर से कैलकुलेशंस भी की थी, रिमेंबर हम लोगों ने बहुत सारी कैलकुलेशंस भी की थी। तो ये पेपर में आया हुआ है, 2 मार्क की कैलकुलेशन है, सही है। तो एक दफा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी आया हुआ है, एक दफा ब्रेक इवन क्वांटिटी भी आया हुआ है, तो हम वो पेपर में देख लेंगे कैसे निकालना है। लेकिन ये है आपके पास पूरा का पूरा ब्रेक इवन की कहानी, सही है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग जो हम लोगों ने पढ़नी है, जो अब हम लोग नेक्स्ट तीन तीन क्लासेस में तो नहीं है, एक वीक प्लस लगेगा। मेरा ये प्लान था
कि आप लोगों के आने से पहले पहले, यानी कॉलेज आने से पहले पहले मैं स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है वो खत्म करवा दूं, जो आज मैंने खत्म करवा दिया है. दिस बेसिकली एंड्स दिस चॉइस एलिमेंट. सही है. सो इफ यू कैन गो बैक टू बचपन वाली कहानी, तो हमारे पास ये हम लोगों ने शुरू में बात की थी चॉइस के लिहाज से. तो चॉइस के लिहाज से अगर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं, तो इसके बाद हम लोगों ने लगाया है फोर्स फील्ड मॉडल. ठीक है ना. वही ये शुरू में जो मैंने बात की थी कि गिव अस 4 चॉइसेस और कैश बेस्ड एलिमेंट, और फिर हम लोगों ने बात की थी. तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने बात की फोर्स फील्ड मॉडल की. ठीक है. फोर्स फील्ड मॉडल ने हमें क्या बताया? पहली चीज तो इसमें हमें ये बताई थी कि फेवरिंग और अगेंस्ट फोर्सेस कौन सी होती हैं ऑफ आवर फॉर आवर सिलेक्टेड बेस्ट प्रोजेक्ट. नंबर 2, so that sub strategy, और ठीक है. जाहिर सी बात है सब स्ट्रेटेजी हम लोग उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब हमारे पास अगेंस्ट फोर्सेस ज्यादा होती थी और फेवरिंग फोर्सेस का टोटल कम हुआ करता था. फिर हम लोग सब स्ट्रेटेजी बनाते थे कि हाउ टू अनडू या रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एनी ऑफ द फोर्सेस गिवन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. जब वो हम लोग उस कन्वर्जन में कामयाब हो जाया करते थे, जब फेवरिंग फोर्सेस ज्यादा हो जाया करती थी और अगेंस्ट फोर्सेस कम हो जाया करती थी आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब स्ट्रेटेजी, देन हम फेवरिंग फोर्सेस में देखा करते थे कि कौन सी फोर्स हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और फिर उसको हम लोग पिवट बनाते थे, सेंटर पॉइंट बनाते थे फॉर आर फर्दर स्ट्रेटेजी जो हमने इंप्लीमेंट करनी होती थी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर, उसको इस्तेमाल कर रहे होते. ठीक है. इसके बाद हमारे पास जो मॉडल आया वो हमारे पास आया ब्रेक इवन का. ठीक है. तो ये हम लोगों ने देख लिया हाउ मच यूनिट्स. तो ये हमारे पास पूरा का पूरा जितना भी ये स्ट्रेटेजिक चॉइस का जो हमारे पास था पूरा का पूरा यूनिट, वो हमारा कंप्लीट हो गया है. अब हम तीसरे फेज पर जा रहे हैं और तीसरा फेज इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. और इम्प्लीमेंटेशन इज द एक्शन प्लान. अब इस बारे में अभी आज कोई बात कर नहीं रहे. वी बेसिकली आर जस्ट लाइक डूइंग नथिंग एल्स इन दिस. प्लस आप लोगों को ये चीज जहन में समझ आ जानी चाहिए कि ये सीक्वेंस जो है, इस सीक्वेंस को बरकरार रखना है. अगर आप ये सीक्वेंस बरकरार रख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यार इसका कोई एक रीजन है जब भी ये काम किया जा रहा है. मीनिंग आपके पास पहले जो है वो एनसॉफ मैट्रिक्स आएगा. ठीक है. फिर आपके पास इस एनसॉफ के बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट मॉडल इस्तेमाल होगा फॉर योर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. ठीक है. फिर आपके पास अगला मॉडल स्टार्ट होगा इन टर्म्स ऑफ योर क्या कह सकते हैं, ग्रीन, ऑरेंज, ऑरेंज. ठीक है. फिर आपके पास इस्तेमाल होगा डिसीजन ट्री, और फिर आपके पास इस्तेमाल होगा इन टर्म्स ऑफ फोर्स फील्ड मॉडल. ठीक है. और फोर्स फील्ड मॉडल के बाद आपका इस्तेमाल होगा
ब्रेक इवन एनालिसिस, ठीक है। तो ये हर चीज जो है ये एक दूसरे से कोरिलेटेड एलिमेंट पे चलेगी। और मेक नो मिस्टेक कि अगर आप लोगों को ये सीक्वेंसिंग करनी है तो सीक्वेंसिंग के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि काम को किया क्यों जा रहा होता है, ठीक है। सो ये आपके पास सबसे पहले आ गया एंड्स ऑफ। अब इनमें से कोई भी चीज, एक भी चीज मिस हो गई तो समझें कि आपके पास जो है वो खत्म हो गया, सही है। यहाँ पर आपके पास 4 चॉइसेस हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर। अप्रेजल से निकले तो हमारे पास रह गए 2 चॉइसेस, सही है। उस पर हमने लगा दिया डिसीजन ट्री, ठीक है। यहां से निकली आपके पास 1, ठीक है। और यहां पर हमने लगाया फोर्स फील्ड मॉडल, ठीक है। यहां से भी निकला वही 1 जिसको हम लोगों ने अब स्टार बना दिया है, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया ब्रेक इवन, ठीक। तो ये जो मॉडल है इट हैज टू गो इन दिस फैशन, ये इसी पैटर्न में चलेगा। आपके पास कोई टोपी ड्रामे नहीं है कि आप अपने लिहाज से कोई चीज इसमें चेंज कर लें, ये हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेगा। एनसॉफ ने किया हुआ, आप रोना शुरू कर दें। एनसॉफ क्यों नहीं किया हुआ? चाहे 4 2 1 1 स्टार किया है। एनसॉफ आपको 4 ऑप्शंस देता था। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 4 में से कोई 2 बेस्ट सेलेक्ट करता था। जो 2 बेस्ट थे वो डिसीजन ट्री में जाते थे, वहां पर हम सबसे टॉप वाला सेलेक्ट करते थे, दूसरे वाले को हम डिसकंटिन्यू कर दिया करते थे, सही है। फोर्स फील्ड मॉडल वाला उसी एक के ऊपर फोर्सेस लाकर उसको कहता था अब ये चीज जो है ये स्टार एलिमेंट बन चुकी हुई है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट इट्स ब्रेक इवन एंड ओवरहेड, सही है। सो दिस इज बेसिकली द थिंग जो हम लोगों को ज़हन में रखनी है। और अब कल हम लोग जो है इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा आखिरी फेज है, दैट इज द एक्शन प्लान, मीनिंग नाउ वी बेसिकली हैव द ओरिजिनल स्ट्रैटेजी कि हमने करना क्या। आइए अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें 3 चीजें बात करनी पड़ेंगी और वो एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, इफ यू हैव क्वेश्चंस। नहीं है, चलो गुड है, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन, अल्लाह हाफिज।